वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इससे जो पिछले आपके सभी ये चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और वो सभी वीडियोस आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमें बताया गया है कि बॉन्ड डेसोसिएशन इन थैलेपीज ऑफ EH बॉन्ड यानी कि एलिमेंट विद हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, मतलब यही ऑर्डर है NP आर्सेनिक एंटीमनी। तो अगर हम इस साइड पर मूव करेंगे तो हमारा जो EH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डेसोसिएशन इन थैलेपी जो है वो डिक्रीज कर रही है। विच ऑफ द कंपाउंड एक्ट एज ए स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, तो यहाँ पर जो EH बॉन्ड होगा वो होगा वीकेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा वो होगा स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की। तो मतलब इसमें से हाइड्रोजन ईजिली जो है वो यहाँ से ब्रेक होकर किसी दूसरे ये सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकती है। सो दिस इज़ दी स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिकॉज इट कैन ईजिली रिलीज इट्स, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा SbH3, दैट इज द एंटीमनी का यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, सो इसका आंसर बन जाएगा 4th। ठीक है, तो जितना बॉन्ड वीक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन दी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बना सकता है। अब देखिए डी ऑर्बिटल्स हैं, अब जिसके पास डी ऑर्बिटल्स होंगे वही सिर्फ ये बना सकता है। अब डी ऑर्बिटल्स होने के लिए क्या हमारे पास कंडीशन चाहिए कि एलिमेंट थर्ड पीरियड या फिर इससे जो आगे वाले पीरियड्स हैं उनमें से हो। ठीक है, अब ये भी है हमारे पास फ्रॉम द सेकंड पीरियड, ये भी है सेकंड पीरियड, और फोस्फोरस इज फ्रॉम दी थर्ड पीरियड और बोरोन इज आल्सो फ्रॉम द सेकंड पीरियड। सो फोस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, 3D ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें ये वाले बॉन्ड्स पी पाई डी पाई बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये फोस्फोरस आ जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएं वो बन जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो स्ट्रक्चरल होगा जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सेम ज्योमेट्री होनी चाहिए उनकी। ठीक है, और इसके लिए हम इजीली यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली एक है यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव, देन NO3 1 नेगेटिव, देन ClO3 1 नेगेटिव, एंड एक है यहाँ पर दिस इज द सल्फाइड 2 नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए C का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के पास होते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और प्लस ऊपर है चार्ज 2। ठीक है, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, तो ये बन गए आपके पास A32। ठीक है, देन NO3 1 नेगेटिव। अब N का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन तो सेम रहेंगे, और प्लस एक हो जाएगा ये जो है ऊपर चार्ज का, तो ये भी बन जाएंगे 32। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हो गई शो। अब देखिए इनकी अगर आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को बनाकर देखेंगे, अब देखिए C के पास होते हैं वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके साथ जुड़े हैं 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सभी के सभी 3 ऑक्सीजन्स जो हैं वो ऐसे इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और एक ऑक्सीजन इसके साथ बना लेता है डबल बॉन्ड, और 2 पर रहता है चार्ज। सो दिस इज़ दी CO3 2 नेगेटिव। इसमें अगर आप C की हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, सो दिस इज़ दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 1 2 एंड दी 3, सो देयरफॉर sp2। ऐसे ही जो हमारे पास NO3 है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन्स। ठीक है, और ऑक्सीजन पर आएगा एक के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर दोनों पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और दिस वन। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी sp2 बनेगी। ठीक है, तो ये इनकी होती हैं स्ट्रक्चर्स। तो हमारा आंसर हमें यहाँ से मिल चुका है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वन इज अवर आंसर। ठीक है, क्योंकि ClO3 के बारे में अगर हम सोल्विंग करते हैं तो ठीक है,
ClO3 1 नेगेटिव, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और 3 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर दैट इज़ दी 42, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे 42। आप लोग सोल्व कर ज़रूर इसको है देखिएगा, SO3 2 नेगेटिव के पास भी 42 होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये भी ऑप्शन आ जाता कि ClO3 एंड SO3O2 नेगेटिव दीज आर आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो ए स्ट्रक्चर, तो ये दोनों हो सकते हैं या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ यही है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ से चूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज अफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम द फ्लोरीन टू द आयोडीन, मतलब कि यहाँ से अगर हम मूव करते हैं तो आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है दिस बॉन्ड गेट्स वीक, ठीक है, बॉन्ड इज वीक, ठीक है। सो उसने हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी, किसकी बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी सबसे हाई होगी। तो ये तो बॉन्ड ही वीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो HF का बॉन्ड होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ ये छोटा होता है इसलिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी छोटा है, तो अगर दोनों एटम्स का साइज़ एक जैसा हो तो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उतनी ज़्यादा ही बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी रहेगी, मतलब कि बॉन्ड को अगर हमने ब्रेक करना हो तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो HF इज़ अवर आंसर, ठीक है। तो HF हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का क्या मतलब है, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करना। तो हमारे पास यहाँ पर सभी के सभी दैट इज़ दी हैलोजेंस हैं, तो हैलोजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है कि वो खुद 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर आयन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है ये बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज पर करती है डिपेंड, एक तो ये वाली बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी पर, ठीक है, कि इनका बॉन्ड जो है वो जितना ईजिली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और एक ये बाद में डिपेंड करती है इस आयन की, ये जो आयन बनेगा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी पर, ठीक है। और एक यहाँ पर और फैक्टर होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, ठीक है। बट ये दोनों फैक्टर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन की बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी वो रहती है लो, ठीक है। ये जितनी होगी लो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये होनी चाहिए हाई, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी भी सबसे होती है लो। क्यों लो होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो फिर से सेम यहाँ पर रिपल्शन आ जाती है बिटवीन दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड आल्सो जब इसका आयन बन जाता है तो स्मॉल साइज़ होने के साथ इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत ही हाई रहती है, तो इसमें ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ ही यहाँ पर अप्लाई होती हैं। सो इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्रॉम दी ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसीलिए ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज, इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ का राइट ऑर्डर यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम इनमें से किन्हीं 2 को एक्सप्लेन कर देखें, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देखते हैं। जब इसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ है देखेंगे तो H पॉजिटिव रिलीज होगा और ये वाला आयन बनेगा, ठीक है। अब ये जो आयन बनता है, ठीक है, इस आयन की स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर है ये चेक करना, ठीक है। अब ये आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, मोर स्टेबिलिटी, और उतना ही ज़्यादा ये यहाँ पर एसिडिक होगा, ठीक है, मोर एसिडिक, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो आगे डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखिए ClO4 वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो इसकी स्टेबिलिटी इनमें से क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा, ClO4 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद ClO3, देन ClO2, देन ClO। सो B इज़ अवर राइट आंसर। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन है उतना ही ये वाला आयन, इस आयन को हम क्या बोलते हैं जो कि एसिड से बना है, दैट इज़ नोन एज द कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो एसिड का जो भी बनता है कंजुगेट बेस, अगर वो स्टेबल होगा तो एसिड ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं तो वो रेजोनेंस के साथ इसे स्टेबलाइज कर देता है। तो आगे चलते हैं।
ओजोन ऑक्सीडाइजेज मोएस्ट आयोडीन टू, अगर हम ओजोन को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एजेंट है, टू दी मोएस्ट आयोडीन, यानी कि आयोडीन प्लस हम यूज़ करेंगे वाटर, ठीक है, तो उसमें से क्या फॉर्म होगा? तो आयोडीन जो है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर बनाती है I2O5, अपना एक ऑक्साइड बनाती है। देखिए ओजोन जो है वो डीकम्पोज होकर I2 प्लस एक ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, ठीक है, वो यहाँ पर यूज़ होती है और इसको वो चेंज कर देती है I2O5 में, और ये जो I2O5 बनता है वो आगे H2O में डिज़ोल्व हो जाता है और वहाँ से हमें सिंपली क्या मिलता है? HiO3। तो ये रिएक्शंस सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दीज आर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है, तो जस्ट आपको मैं सिंपली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये बनता है और उससे बाद में HiO3 दैट इज़ दी आयोडिक एसिड बन जाता है HiO3, और इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। सो दिस इज इट्स ओवरऑल रिएक्शन, आयोडीन प्लस ओजोन प्लस वाटर टू फॉर्म दी आयोडिक एसिड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आप सिंपल सी रिएक्शन यहाँ से याद रख सकते हैं। ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एक्शन है, इनकी और एग्जांपल्स आप लोग रीड करें प्लीज़। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं ओजोन के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की, उनमें से आपको कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के जो यहाँ पर हाइड्राइड्स होंगे यानी कि H2O, देन H2S, ठीक है, देन देयर इज ए H2SE, देन देयर इज H2T, यही होते हैं हाइड्राइड्स। अब देखिए क्या होता है कि सल्फर से अगर हम जाएंगे डाउनवर्ड देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का यहाँ पर क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका होगा, ठीक है, सिंपल है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है H2O की, H2O का सबसे हाइयर होता है। क्यों सबसे हाईएस्ट होता है? बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो मतलब हमें कुछ ऐसा यहाँ पर देखना है जिसमें H2O सबसे आगे हो, तो H2O या तो यहाँ पर आगे है या फिर यहाँ पर आगे है, तो H2O हो गया यहाँ पर आगे। उसके बाद H2PE का आएगा, क्योंकि देन H2S का लो होगा, तो उसके बाद H2TE, फिर H2S, फिर H2S का लो, ये एक होती है गैस, और H2O इज़ द इक्वल, तो C हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और ये ऑर्डर आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ से तो इंक्रीज करता है, बट H2O का यहाँ पर एक कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर विच कंटेन्स से ऑन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सल्फर, ठीक है, ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें सल्फर के ऊपर एक क्या रखा होता है? ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो दैट इज दी सल्फ्यूरियस एसिड। अगर आपने ऑक्सो एसिड्स ऑफ द सल्फर की स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रीड किया है, सो दिस इज दी H2SO3। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ बन जाता है डबल बॉन्ड, और दो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो दो लग जाएंगे यहाँ पर OH ग्रुप, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड्स बने हैं 4, ठीक है, और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 6, तो 4 तो फॉर्म यूज़ हो गए इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन और 2 रिमेनिंग रह गए, सो ये दोनों क्या बन जाएंगे? एज ए लोन पेयर, ठीक है। सो देयरफॉर सल्फ्यूरियस एसिड इज अवर राइट आंसर। तो इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग बाकी सभी के एसिड्स की स्ट्रक्चर्स को भी अभी रीड करें, इनको भी आप लोग बनाकर देखें, तो आपको अच्छे से सभी स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हालाइड्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हालाइड्स की हमें स्टेबिलिटी पूछी गई है, तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर सिंपल है कि HF का बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट और HI का बॉन्ड होता है वीकेस्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा वीक रहेगी, वीक बॉन्ड है तो इसकी लो स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, और HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो हमारा क्या ऑर्डर बन जाएगा कि HF इज़ दिस वन, उसके बाद HCl और लो हो जाएगा, HBr और लो, और HI की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा लो रहेगी टुवार्ड्स हीट, ठीक है, तो B हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ दी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं दैट इज़ फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो इससे रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर के HI बनेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और HF होगा सबसे ज़्यादा वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि HI में से ईजिली हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है क्योंकि उसका बॉन्ड वीक है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। तो आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप नंबर 15 हैविंग द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है? तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो NH3 की, अमोनिया की, ठीक है, तो अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो अमोनिया का ही बॉन्ड एंगल सबसे हायर होता है, ठीक है। और अगर हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स का जो है वो साइज़ इंक्रीज होता है। तो साइज़ इंक्रीज होने के साथ क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर्स मूव्स अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, ठीक है, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, जिसके साथ के रिपल्शंस उनमें डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो देयरफॉर रिपल्शन डिक्रीजेस, ठीक है। अगर रिपल्शन ही डिक्रीज हो गई तो क्या होगा? जो एंगल है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर n का साइज होता है छोटा, तो बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन होती है, तो एंगल यहाँ पर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। सो अमोनिया में इस सभी में से सबसे ज़्यादा एंगल लगता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? सो ये तो आप सबको ही पता होगा, दैट इज द फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन शो करता है, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द -1, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक तो रीज़न ये है, और इसका एक और रीज़न है, दैट इज एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसके कारण के ये अपनी कोई भी और ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल नहीं बना सकता, जैसे कि ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स होते हैं, क्लोरीन वगैरह, ब्रोमीन वगैरह, आयोडीन वगैरह, वो सभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। देन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द SO2, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द SO2 इज ड्यू टू, सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिडक्शन, ये रिडक्शन के साथ अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करती है। क्या होता है ब्लीचिंग एक्शन के केस में कि ये हमारे पास होती है सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर और द वाटर, इट रिलीजेस 2 हाइड्रोजन एटम्स, दैट इज नोन एज द नेसेंट हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये बाद में जिसकी भी ब्लीच करनी होती है, दैट इज द कलरिंग मैटर के साथ रिएक्ट कर उसको बना देता है, दैट इज द यहाँ पर उसको ये बना देगा, दैट इज द कलरलेस मैटर, एंड दिस ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्परेरी, ठीक है। अगर हम इसी के मुकाबले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑफ द क्लोरीन, तो उसका ब्लीचिंग एक्शन होता है, दैट इज़ द परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मतलब इसकी अगर दोबारा से ऑक्सीडेशन की जाए तो ये फिर से इसी में ही चेंज हो सकता है, ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर से है यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अमंग द हैलोजेंस रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम, दैट इज राइट, क्योंकि आयोडीन का साइज होता है सबसे बड़ा, फ्लोरीन का सबसे छोटा। एक्सेप्ट FF बॉन्ड ऑल हैलोजेंस हैव वीकर XX बॉन्ड देन द XX डैश बॉन्ड, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यही हमारा आंसर है वैसे तो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए कि हैलोजन का बॉन्ड, जैसे कि Cl का बॉन्ड, Br का बॉन्ड, और अगर हैलोजन का किसी दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कुछ बॉन्ड हो, ठीक है, जैसे कि ClF3 होता है या फिर IF7 कंपाउंड होता है। सो दीज आर ऑल द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, दीज आर ऑल द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब एक हैलोजन का दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन द XX बॉन्ड, यानी कि सेम हैलोजन के बॉन्ड से ये हमेशा ही वीक होता है। सो देयरफॉर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, तो ये बॉन्ड होता है वीक, ना कि ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा सेकंड। तो और बाकी सभी स्टेटमेंट्स आपकी राइट हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से यहाँ से याद रख सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर एक्टिव दैन द हैलोजेंस बिकॉज देयर बॉन्ड इज वीकर दैन द सिमिलर हैलोजन, जो यहाँ पर एटम्स में बॉन्ड होगा, ठीक है। देन ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट फॉर द NO3 आयन, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन। तो देखिए NO3 आयन यानी कि नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के लिए ये एक हम यूज़ करते हैं रिएक्शन, जिसमें कि ब्राउन रिंग बनती है। तो रिंग में क्या बनता है, ठीक है।
सो अगर हम डिल्यूट FeSO4 और एक्वस जो हमारा सॉल्ट होगा जिसमें ये वाला आयन होना चाहिए, उसमें इन दोनों को हम सबसे पहले ऐड करते हैं और बाद में हम इसमें ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्यूब, तो यहाँ पर एक ब्राउन रिंग बन जाती है। सो दिस इज़ नोन एज द ब्राउन रिंग एंड दिस रिएक्शन इज़ ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन होती है दैट इज़ दी पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2 आयन की। दिस इज़ अवर आंसर। तो इसका अगर आप लोगों ने IUPAC के अकॉर्डिंग यूज़ करना हो नेम, दैट इज़ दी पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल एंड आयरन 2 आयन, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्म हो जाता है। ओके, इसकी रिएक्शन भी आप लोग ज़रूर याद करें, इसकी रिएक्शन आप लोग बुक में से देख सकते हैं, ठीक है, उसको ज़रूर याद कर लें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड द बेरियम अजाइड, तो क्या बनता है, ये दोनों को हीट कर डिकम्पोज होकर N2 गैस बनाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो इसमें आप लोग रिएक्शंस भी साथ में याद रख सकते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन होगी, यहाँ पर N2 टाइम्स हैं तो N2 बना दें, बाकी का Cr2 एंड यहाँ से हाइड्रोजन जो 4 हैं उसके साथ यहाँ से ऑक्सीजन अटैच करें 4, तो ये बन जाएगा H2O, रिमेनिंग रह जाएगा Cr2O3। और बेरियम अजाइड में से N2 गैस बनती है और ओनली साथ में बच जाता है बेरियम, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, ठीक है। तो इनकी शेप्स बतानी है। NH4 पॉजिटिव की तो यही होती है टेट्राहेड्रल, और SiCl4 की भी यही होती है, क्योंकि N के पास होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ दी 5, ठीक है। और Si के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, वो भी 4 के 4 अपने बॉन्ड्स ही बना लेगा। देन SF6, अब SF6 के बारे में बात करते हैं, सॉरी 4, SF4 है हमारे पास, ठीक है। तो SF4 में क्या होता है, तो सल्फर के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनमें से कि ये 4 तो बन जाते हैं बॉन्ड्स, तो यहाँ पर बन गए 4 बॉन्ड पेयर्स, और 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं उनका एक बन जाएगा बॉन्ड पेयर। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उनके लिए ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, एक बचेगा यहाँ पर और 2 फ्लोरीन एटम ऐसे और 2 आ जाएंगे ऊपर, और ये दोनों बॉन्ड हो गए यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन में और 2 हो जाएंगे यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड। सो इट हैज़ सीसा ज्योमेट्री। तो यही बनेगा जिसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज़ दी सीसा ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी की स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाकर देख सकते हैं, उन सभी की क्या शेप बनेगी, टेट्राहेड्रल शेप ही फॉर्म होगी, ठीक है। ओके है, तो आगे चलते हैं। मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ दी नाइट्रोजन इज, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी क्या होती है। सो व्हाट इज़ दी कोवलेंसी। कोवलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम जितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है। सो इसके लिए हमारी क्या वैल्यू रहेगी, दैट इज़ द 4, ठीक है। सो नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होती है, बिकॉज इट डू नॉट हैव द डी ऑर्बिटल्स या फिर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसलिए ये सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। तो आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को हमने यह सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कि सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन द सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड। देन सेकंड इज फोस्फाइन कैन एक्ट एज ए एजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जो फोस्फाइन क्या बना सकती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकती है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये हमारी राइट है, क्योंकि फोस्फाइन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कि किसी भी दूसरे मतलब एलिमेंट को डोनेट किया जा सकता है, जिसके साथ के ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाती है। और थर्ड है कि NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दिस इज आल्सो राइट स्टेटमेंट। एंड फोर्थ है कि कोवलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4, दिस इज आल्सो राइट, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अब इसके बारे में आप लोगों ने एक बात और याद रखनी है, ये जो N2O5 है इसमें ये N की कोवलेंसी तो 4 होती है, ठीक है, बट अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करें, ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग इसकी सोल्व करें, जो उस पर चार्ज पेयर हो सकता होता है, वो आएगा यहाँ पर A+5। तो ये बात आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखनी है कि कोवलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दीज आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो ये दोनों की यहाँ पर वैल्यूज़ अलग अलग रहती है, ठीक है। तो ये जो हमारी थी स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये क्यों रॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज NN बॉन्ड इज नॉट स्ट्रोंगर दैन दी फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, दिस NN बॉन्ड इज वीकर दैन दी फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज वीकर। क्यों वीक होता है ये, क्योंकि N का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए वहाँ पर जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि N में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी, और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सभी में रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है। सो देयर इज ए repulsion between the non-bonding electrons, so therefore NN single bond is weaker than the phosphorus phosphorus single bond। तो हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं थर्ड वन, which of the following element does not show the allotropy। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर किसी सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हों, जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरस होता है, उसकी हमारे पास अलग अलग डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती है, रेड फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है, तो ऐसे ही जो हमारा ग्रुप नंबर 15 है, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट ही ऐसा है, दैट इज़ दी नाइट्रोजन। ये सिर्फ हमें N2 की फॉर्म में ही मिलता है, प्योर एलिमेंटल जो इसकी होती है स्टेट, इसकी कोई भी और फिजिकल फॉर्म हमें बिल्कुल नहीं मिलती, तो सिर्फ इसमें ही एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी नहीं शो होती, बाकी सभी में ये वाली प्रॉपर्टी शो हो जाती है। इसमें क्या होता है कि किसी सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर यूज़ करना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। विच ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस इनटू द टू गैसियस प्रोडक्ट्स, जिसमें से कि दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। तो देखिए कि Cu एंड जिंक आर दी मेटल्स, तो इनमें तो ऐसा हो नहीं सकता, ओनली इन दोनों का ऑप्शन बचता है, सल्फर एंड दी ए कार्बन, और इनमें से क्या आंसर आएगा, दैट इज दी ए कार्बन। तो इसमें क्या होता है, CO2 एंड SO2 हमारी फॉर्म हो जाती हैं जब हम कार्बन को इसके साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं, सो इट फॉर्म्स दी CO2 गैस एंड दी SO2 गैस, तो दो यहाँ पर बन जाते हैं गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर से आ गया H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा कि ज़ीनोन के जब उन्होंने ये कंपाउंड्स बनाए थे तो ऑक्सीजन के साथ उन्होंने उसको कर देखा था, ये कंपेयर क्यों किया गया था ऑक्सीजन के साथ कंपेयर, हमने O2 एंड ज़ीनोन हैव ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसीलिए इन दोनों को यहाँ पर किया गया था ये कंपेयर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, reduction potentials of some ions are given below, arrange them in decreasing order of the oxidizing power। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन यह पोटेंशियल होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा ही ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, उतना स्ट्रॉन्ग ही वो ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू सबसे हायर है, सो दिस इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन उससे वीक ये होगा और उससे वीक ये होगा, तो आंसर हमारा ये बन जाएगा थर्ड वाला, BrO for 1 नेगेटिव, देन IO for 1 नेगेटिव, देन ClO for 1 नेगेटिव। तो सिंपल है, तो आप लोग E नोड वैल्यू से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, अब हम कुछ करते हैं असर्शन रीज़न की प्रॉब्लम्स। आप लोगों को रूल्स तो ज़रूर पता होंगे, हमने इनमें से एक ऑप्शन को ये चूज़ करना है, तो पहले रीड करते हैं। सबसे पहली है यहाँ पर असर्शन, दैट इज़ N2 इज़ लेस रिएक्टिव दैन द फॉस्फोरस। दिस इज़ राइट बिकॉज N2 इज़ एन इनर्ट एट द रूम टेम्परेचर। सेकेंड है कि नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन द फॉस्फोरस। दिस इज़ द रॉन्ग, क्योंकि N2 का साइज़ होता है स्मॉल, N एटम का साइज़ होता है स्मॉल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन होने के लिए रिपल्शंस हो जाती हैं, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमारी असर्शन है राइट एंड रीज़न है रॉन्ग, सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड इज़ इट्स आंसर। तो आपको पेपर में लिखना है थर्ड इज़ द आंसर, और साथ में आप लोग इसे एक्सप्लेन भी जरूर करते हैं। सेकेंड करते हैं, दैट HNO3 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर होता है एक एजेंट, ठीक है, मेक्स आयरन, ये है पैसिव, ये आयरन को बना देता है पैसिव, यानी कि आयरन के ऊपर उसके ऑक्साइड्स फॉर्म कर देता है, जिसके साथ उसकी आगे रिएक्शन होने से रुक जाती है, ठीक है।
और रीज़न हमें इसमें क्या बताया गया है कि HNO3 फॉर्म से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द फेरिक हाइड्रेट, बट दिस इज़ रॉन्ग। वहाँ पर क्या बनते हैं, वहाँ पर ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें ऑक्साइड आएगा। सो अगेन दिस इज़ द रॉन्ग और असर्शन इज़ राइट, सो फिर से हमारा थर्ड आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपली इनको सिर्फ ये सेलेक्ट करना है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर कर। आगे चलते हैं। दैट, तो यहाँ पर है कि असर्शन दैट इज HI is not prepared by the reaction of the Ki with the concentrated H2SO4 because Ki में I आयन होगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन होकर फिर कुछ और बन जाएगा, HI यहाँ पर बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसका रीज़न क्या बताया गया है, दैट HI हैज़ द लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ। दिस इज़ आल्सो राइट। दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं कि इसका बॉन्ड वीक होता है और ये भी नहीं बना सकते, बट ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करते, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट हैं। सो इसका आंसर बनेगा सेकंड के बोथ आर राइट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो इसका आंसर बनेगा सेकंड वन, ठीक है, कि राइट हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है। तो आगे आते हैं। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर ये एग्जिस्ट एज एसिड मॉलिक्यूल, दिस इज़ राइट, बट ऑक्सीजन O2 होता है, दिस इज आल्सो राइट। अब ऑक्सीजन O2 क्यों होता है ये हमें यहाँ पर बताया गया है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म P मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि उसका साइज होता है स्मॉल, बट बट सल्फर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उसका साइज हो जाता है इंक्रीज, इसलिए वहाँ पर P बॉन्ड्स बनाना मुश्किल होता है, इसलिए वो बना लेती है S8 और ऑक्सीजन बना लेता है डबल बॉन्ड बनाकर O2 मॉलिक्यूल। सो ये रीज़न बिल्कुल इसी का ही रीज़न है, राइट रीज़न है। तो इसका मतलब इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट के बोथ असर्शन एंड रीज़न आर दी राइट एंड रीज़न इज़ दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आखिरी दो हैं हमारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो की। दैट इज़ NaCl रेक्ट विद द कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म द फ्यूम्स विद द पंजेंट स्मेल, बट ऑन एडिंग MnO2 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगी Cl2 बन जाएगी, ठीक है। द फ्यूम्स बिकम्स ग्रीनिश येलो, तो ये होती है ग्रीनिश येलो, सो दिस इज द राइट। नाउ ये क्यों हुआ, क्योंकि MnO2 ने HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना, MnO2 ने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि MnO2 ऑक्सीडाइजेज HCl टू दी क्लोरीन गैस विच इज़ द ग्रीनिश येलो गैस, दिस इज़ राइट। मतलब रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो दिस इज़ अवर फर्स्ट आंसर, ठीक है, कि बोथ आर राइट एंड रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद है SF6 कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी, दिस इज़ राइट, क्योंकि SF जो होता है 6 कंपाउंड, उसमें S के आसपास 6 फ्लोरीन एटम होते हैं, जिसके कारण उसकी हाइड्रोलाइसिस या फिर और रिएक्शंस हो पाना यहाँ पर हो जाता है डिफ़िकल्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इन्होंने रीज़न भी यही बताया है कि 6 फ्लोरीन एटम्स इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O, सो बोथ आर राइट एंड रीज़न इज आल्सो द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, सो देयरफॉर आवर आंसर इज़ द फर्स्ट, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो जिसमें कि हमने MCQs एंड असर्शन रीज़न प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर P ब्लॉक एलिमेंट्स में से एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को और इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।